हाय, ये बुक रीडिंग सेशन है। बुक का नाम है फिलिप्स डेंटल मटेरियल। एडिशन है सेकंड साउथ एशिया एडिशन, चैप्टर नंबर 13, जिसमें इम्प्रेशन मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन मटेरियल की क्या क्या एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती। तो सबसे पहले सफिशिएंट फ्लूइडिटी और टू अडेप्ट द ओरल टिश्यू। इतना सफिशिएंट उसमें फ्लूइडिटी यानी कि फ्लूइड होना चाहिए, यानी कि वो कितना इलास्टिक होना चाहिए, सफिशिएंट इलास्टिक होना चाहिए कि जब हम इम्प्रेशन ले रहे हैं तो वो अच्छे से फ्लो हो जाए ओरल टिश्यू पे। सेकेंड पॉइंट, विस्कस इनफ टू बी हेल्ड इन अ ट्रे। ट्रे में इतना विस्कस होना चाहिए कि रुक सके। जब हमने मटेरियल मिक्स करके ट्रे पे हमने लोड किया है तो इतना सफिशिएंट विस्कस होना चाहिए कि वो उसमें लोड करने के बाद गिरे नहीं, या लोअर का इम्प्रेशन हम लेने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इम्प्रेशन लेने से पहले ही मटेरियल गिर गया, मुंह में गिर गया या बाहर गया। विस्कस का मतलब होता है लो विस्कस और हाई विस्कस। लो विस्कस का मतलब होता है कि मटेरियल बहुत पतला है, और हाई विस्कस का मतलब होता है मटेरियल थोड़ा गाढ़े की तरफ जा रहा है या थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। तो विस्कोसिटी, इतना विस्कस होना चाहिए कि उस पर ट्रे पे मटेरियल रुक जाए, इधर उधर बहता हुआ या भागा भागा ना रहे। एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ रबरी और रिजिड सॉलिड इन द माउथ टू रीजनेबल टाइम। ऑब्वियसली वेरी सिंपल। रेजिस्टेंट टू डिस्टॉर्शन और टीयरिंग, बहुत आसानी से निकल जाना चाहिए और टेयर नहीं होना चाहिए। डायमेंशनली स्टेबल अलॉन्ग इनफ टू अलाउ वन और मोर का, 2-3 कास्ट बन जाने चाहिए। बायोकम्पैटिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 7 पॉइंट है। सबसे पहले जब हम इम्प्रेशन ले रहे हैं तो वो इतनी फ्लूइडिटी, सफिशिएंट फ्लूइडिटी होनी चाहिए जिससे कि हम मटेरियल को आराम से कंप्रेस कर सके। दूसरा बात, जब हमने मटेरियल को लोड किया है तो वो ट्रे पे मेंटेन रहे और इधर उधर भागे ना, तो सफिशिएंट विस्कस भी होना चाहिए। तीसरी बात, जब हम इम्प्रेशन ले रहे हैं तो एक ठीक ठाक टाइम में वो सेट हो जाना चाहिए। चौथी बात, जब हम इम्प्रेशन निकाल रहे हैं तो वो रेजिस्टेंट होना चाहिए टीयर के, और डिस्टॉर्शन भी नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, जब हमने कास्ट इम्प्रेशन ले लिया, बाहर रख लिया है, तो वो डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमें आधा घंटा लग रहा है उसको पोर होने में तो उसके डायमेंशनल चेंज हो जाए, यानी कि जो उनके बॉर्डर्स हैं वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं या फिर वो स्वेलन हो जाए। तो उनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, और हो सके तो बहुत ही अच्छा है कि अगर हम उससे 2-3 कास्ट बना सकें। तो ये हो गए सीधे सीधे 5 पॉइंट। अब छठा क्या है, वो बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, और सातवां क्या है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमें खर्चा ना करना पड़े, इजीली हमें मिल जाए। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल। सारे इम्प्रेशन मटेरियल्स को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया। पहला उनकी सेटिंग मैकेनिज्म पे क्लासीफाई किया गया, दूसरा उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे क्लासीफाई किया है। तो सेटिंग पे क्या होता है कि वो रिवर्सिबल हो जाते हैं सेट होने के बाद, या इरिवर्सिबल हो जाते हैं। तो इरिवर्सिबल में एल्जिनेट आता है, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल आता है, इम्प्रेशन पेस्ट आता है, इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन आते हैं, मतलब कि सारे ही आते हैं। अब रिवर्सिबल में सिर्फ 2 आते हैं, अगर और इम्प्रेशन कंपाउंड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में 2 तरीके के मैकेनिज्म में डिवाइड किया है। इनइलास्टिक मटेरियल होता है और दूसरा होता है इलास्टिक मटेरियल। इनइलास्टिक मटेरियल यानी कि जिनमें इलास्टिसिटी नहीं होती या कम होती है, नहीं होती। तो जिंक ऑक्साइड इम्प्रेशन पेस्ट, इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड, इन सब में कोई भी इलास्टिसिटी नहीं होती। और इलास्टिक मीन्स उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो अपने ओरिजिनल फेस पे पहुंच जाते हैं जब उनका स्ट्रेस रिलीज करते हैं। द टर्म इलास्टिक मीन्स दैट द मटेरियल इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी deformed and still return to its original form and can be deformed, अपने दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म व्हेन अनस्ट्रेस्ड। जब हम इम्प्रेशन उस पर से स्ट्रेस हटा दें तो वहाँ पे दोबारा। एग्जाम्पल, अगार, एल्जिनेट एंड इम्प्रेशन मटेरियल। तो इन इलास्टिक में ए और ई ये आते हैं, और बाकी सारे इलास्टिक में ए ई, अगर, एल्जिनेट एंड इलास्टोमर्स, और इन इलास्टिक में बाकी सारे आ जाते हैं। होप इट्स क्लियर। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द इम्प्रेशन मटेरियल। अब इनका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है सारे इम्प्रेशन मटेरियल्स का।
Elastic impression materials can be stretched or compressed slightly at their rebound when the impression is removed from the mouth. Very easy. They are capable of accurately reproducing both the hard and soft structures of the mouth. दोनों का ही ये अच्छा नाप देते हैं, हार्ड टिश्यू का भी अच्छा नाप देते हैं और सॉफ्ट टिश्यू का भी अच्छा नाप देते हैं, इंक्लूडिंग द अंडरकट्स का भी ये अच्छा नाप देते हैं। इलास्टिक इम्प्रेशंस जो होते हैं वो। एंड इंटरप्रॉक्सिमल एरिया अंडरकस्ट, इन सब का बहुत अच्छा इंप्रेशन देते हैं इलास्टिक इंप्रेशन। द एक्सटेंट ऑफ द रीबाउंड डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ द मटेरियल। एक्सटेंट ऑफ द रीबाउंड मतलब कि कितने टाइम पे वो रीबाउंड हो रही है, यही एक्यूरेसी कहते हैं। अब इतना भी ना रीबाउंड हो जाए कि इंप्रेशन के जो बाउंड्रीज है वही चली जाए, एक सफिशिएंट अमाउंट में ही उन्हें रीबाउंड होना चाहिए, जिससे कि इम्प्रेशन भी अच्छे से आ जाए। और हमने किसी चीज़ को इम्प्रेशन को जब हमने प्रेस किया है तो जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका इम्प्रेशन लेके दोबारा अपना थोड़ा सा कंडीशन में आ जाए, लेकिन इम्प्रेशन सही से आ जाए। अब इन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि इन इलास्टिक में ऊपर जो हमने देखा था, इन इलास्टिक में AAE आते हैं, बाकी सब इन इलास्टिक में आते हैं। तो इन इलास्टिक में आते हैं जिंक ऑक्साइड पेस्ट एंड प्लास्टर are considered ideal for making the edentulous jaw। edentulous jaw के लिए इन दोनों को हम लेते हैं। ये क्वेश्चन में आया है कि edentulous jaw के लिए कौन कौन से अच्छे मटेरियल होते हैं, तो आंसर है जिंक ऑक्साइड पेस्ट एंड प्लास्टर। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल सच एज जिंक ऑक्साइड पेस्ट, zinc oxide eugenol paste and the plaster are considered ideal for making impressions for the edentulous jaw structures for the soft tissue, because in the proper consistency they do not compress the tissue during the seating the impression, they do not compress the tissue during seating the, वो टिश्यू को कंप्रेस नहीं करती। ईडेंचुलस एरिया में हमें टिश्यू को कंप्रेस नहीं करना होता है। अब डेंचुलस एरिया में यानी कि फिक्स्ड आरपीटी में जब हमने क्राउन कटिंग करी है तो म्यूकोसा को, जो क्राउन कटिंग करी है दांत के आसपास का जो जिंजिवा होता है वो थोड़ा सा स्प्रेड होना चाहिए, तभी अच्छे से इम्प्रेशन आता है और उसके बीच में मटेरियल भी फ्लो होना चाहिए। तो ऐसी जब हम एफपीडी लेते हैं, एफपीडी के लिए हम नाप लेते हैं तो हमें इन इलास्टिक मटेरियल का यूज़ करना होता है। और जब हम ईडेंचुलस पेशेंट का नाप लेते हैं तो हमें इन इलास्टिक मटेरियल का यूज़ करना होता है। और इन इलास्टिक मटेरियल में जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट और प्लास्टर आता है। इलास्टिक मटेरियल में AAE आता है, बाकी सारे इन इलास्टिक में आते हैं। होप इट्स क्लियर। नाउ द मेन टॉपिक, इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। Elastomeric comprise a group of synthetic polymer-based impression material that are chemically cross-linked when set। Cross-linking होती है, उसके बाद material set हो जाता है। तो polymer based on the impression material that are chemically cross-linked when set। सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, दे कैन बी स्ट्रेच्ड, खींचे जा सकते, एंड गेट रैपिडली रिकवर टू देयर ओरिजिनल डायमेंशंस पे भी आ जाते हैं स्ट्रेच होने के बाद भी। लाइक वल्कनाइज नेचुरल रबर जो होती है, व्हेन इट इज़ अप्लाइड स्ट्रेस्ड इज रिलीज्ड, व्हेन द अप्लाइड रेस्ट इज रिलीज्ड। अच्छा, जब हम वल्कनाइज नेचुरल रबर कुछ होता है जिस पे कि अगर हम प्रेशर डालते हैं और फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाते हैं। अब केमिकली इसमें इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स में क्या होता है, देयर आर 3 इलास्टोमर्स बेस्ड ऑन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर चेन। दे आर द पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स में कंडेंसेशन और एडिशन 2 आते हैं, एंड पॉलीईथर। रिप्रेजेंटेटिव produces are shown in the picture. In this chapter they are called the elastomeric impression material. Very easy. They are supplied in 2 components. इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं वो 2 कंपोनेंट में आते हैं, यानी कि जैसे कि एल्जिनेट जो होता है वो एक ही पाउडर में दे दिया गया, लेकिन जब हम डेंचर बनाते थे तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट हम जो मिक्स करते थे वो 2 ट्यूब में आता है। इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल भी 2 ट्यूब में आता है। अच्छा, हम इसे
कॉलेज में क्यों नहीं देख पाते? कॉलेज में हम इसे बहुत बाद में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हम डेंचर्स पहले बनाना शुरू कर देते हैं, और जो एफपीडी बनाते हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर्स, यानी कि जो हम क्राउन बनाना शुरू करते हैं वो हम 4th ईयर फाइनल ईयर में बनाना शुरू करते हैं, वो भी एंड तक। इसीलिए इनके बारे में हमें बाद में पता चलता है। तो इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन भी 2 ट्यूब्स में आता है। तो 2 कंपोनेंट आते हैं, एक बेस पेस्ट होता है जिसे कि, और एक होता है कैटलिस्ट। ठीक है, बेस पेस्ट यानी कि जो एक मटेरियल है, यानी कि मटेरियल पॉलीसल्फाइड है, लेकिन वो 2 ट्यूब्स में आता है, 2 कंपोनेंट्स में आते हैं, उसको मिक्स करते हैं। जैसे जीआईसी 2 कंपोनेंट पाउडर और लिक्विड में आता है, उसी तरीके से इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स भी 2 कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, एक उसमें बेस पेस्ट होता है, एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्टर भी कहलाता है। वो तो लिक्विड में नहीं कहेंगे, वो थोड़ा लेस विस्कस रहता है। बेस पेस्ट कुछ मटेरियल्स यानी कि जो भी हम इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स की बात करेंगे तो वो 4 ही रहेंगे, पॉलीसल्फाइड, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन एंड पॉलीईथर। तो इन चारों में जो बेस पेस्ट होता है वो वैरी कर सकता है, वो लेस विस्कस भी हो सकता है, मोर विस्कस भी हो सकता है, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो लेस विस्कस ही होता है। They are supplied in 2 components, a base paste and a catalyst paste or liquid that are mixed before making the impression। ठीक, मिक्स किया जाता है। They are often formulated in the several consistencies, बहुत सारी consistencies में आता है, included the extra low, low, medium, heavy and putty। इसका मतलब extra low यानी कि बहुत विस्कस होता है, काफ़ी पतला होता है। लो, एक्स्ट्रा लो से थोड़ा कम पतला, मीडियम थोड़ा और कम पतला, हैवी यानी कि थोड़ा गाढ़े की तरफ जा रहा, और पटी यानी कि बहुत गाढ़ा। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर फिलर कंटेंट। अब जैसे ही ये गाढ़े की तरफ मटेरियल्स बढ़ते हैं, उनमें फिलर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है उस मटेरियल का। एक्स्ट्रा लो और पटी यानी कि सबसे पतला और सबसे गाढ़ा, इन चारों में फॉर्म्स आर अवेलेबल ओनली फॉर द कंडेंसेशन एंड सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन्स के लिए ही एक्स्ट्रा लो और पटी होता है। पॉलीसल्फाइड इज़ प्रोवाइडेड ओनली इन द लाइट बॉडी और हैवी बॉडी। पॉलीसल्फाइड, तो हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि जो पटी का मटेरियल होता है, यानी कि पटी वॉश टेक्निक भी इसमें यूज़ की जाती है उसको मिक्स करने के, मतलब इम्प्रेशन लेने के लिए, तो वो कंडेंसेशन वो सिलिकॉन्स में ही आपको दिखेगा। अब पॉलीसल्फाइड में क्या दिखेगा, या तो लाइट बॉडी दिखेगा या तो हैवी बॉडी दिखेगा। मीडियम बॉडी का इनका कोई सीन नहीं है अकॉर्डिंग टू द बुक। There is no heavy body product of the condensation silicon pigments are added to the each given material in a distinct color। ठीक, ये हो गए एक इनकी बेसिक बात। तो हमने मटेरियल्स की एक बेसिक बात पढ़ी कि मटेरियल इम्प्रेशन मटेरियल कैसा होना चाहिए। दूसरा हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तीसरा हमने ये पढ़ा कि इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स का बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसमें आता है पॉलीसल्फाइड। ठीक, पॉलीसल्फाइड, अ पॉलीसल्फाइड पॉलीमर दैट कंटेन्स अ मल्टीफंक्शन मरकैप्टन एसिड कॉल्ड द पॉलीसल्फाइड पॉलीमर। इसमें एक पॉलीमर होता है जिसमें इस पॉलीमर में मरकैप्टन ग्रुप का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें याद कैसे करना है। पॉलीसल्फाइड एक पॉलीमर है, ये तो पता है। तो मरकैप्टन, तो पॉलीसल्फाइड में ही मरकैप्टन ग्रुप होता है। इसका एक फिलर कंटेंट होता है, दैट इज़ टाइटेनियम ऑक्साइड। इसका मेन फिलर यानी कि उसका मेन कंटेंट होगा, दैट इज़ टाइटेनियम डाइऑक्साइड टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। फिलर्स हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं। अब इसमें प्लास्टिसाइज़र क्या होता है। प्लास्टिसाइज़र जो मटेरियल की प्लास्टिसिटी को मेंटेन करता है, यानी कि इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, वो होता है डाइब्यूटिल थलेट। appropriate viscosity to the paste, hope it's clear। a small amount of the sulfur। चौथा कंटेंट, एक तो इसका मरकैप्टन ग्रुप होता है, ये तो केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। पहला कंटेंट, दूसरा कंटेंट, तीसरा कंटेंट इसका सल्फ़र होता है, वो एक्सेलरेटर की तरह यूज़ होता है। अब कैटलिस्ट यानी कि
ये तो हो गया उसके बेस पेस्ट में। बेस पेस्ट में आपको मिलेगा एक फिलर, एक प्लास्टिसाइज़र और एक सल्फ़र जो कि एक्सीलरेटर की तरह होता है। अब द कैटलिस्ट, अब यहाँ पे आ गया दूसरा पेस्ट। कैटलिस्ट या एक्सीलरेटर पेस्ट कंटेन द लेड ऑक्साइड, इसी को फिलर प्लास्टिसाइज़र, अच्छा उसमें फिलर भी होता है प्लास्टिसाइज़र भी होता है इन द बेस पेस्ट। द कैटलिस्ट पेस्ट कंटेन द लेड ऑक्साइड भी होता है, उसमें फिलर भी होता है, प्लास्टिसाइज़र भी होता है। ये तीनों चीज़ें कैटलिस्ट में भी होती हैं। और एक और चीज़ ऑलिक एसिड और स्टेरिक एसिड होता है एज द रिटार्डर। रिटार्डर इसमें ऑलिक एसिड और स्टेरिक एसिड होता है टू कंट्रोल द रेट ऑफ द सेटिंग रिएक्शन। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, लेड ऑक्साइड पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड ऑक्साइड ही इसका ब्राउन कलर देता है। द कंपोनेंट दैट गिव द पॉलीसल्फाइड इंप्रेशन मटेरियल इट्स कैरेक्टर ब्राउन कलर। द टर्म कैटलिस्ट और एक्सीलरेटर use here and with other impression material are actually misnomer. Reactor is a more appropriate term of the reaction associated with the polysulfide and other type of the impression material. अच्छा, जो दूसरा कैटलिस्ट होता है उसको एक्सीलरेटर या रिएक्टर भी कह सकते हैं, यही इसमें बताया गया है। Each paste is supplied in a dispensing tube with appropriately sized nozzle diameter at the tip so that the equal length of the each paste are extruded from each tube to provide the correct ratio of the polymer to cross linking agent। अच्छा, दोनों ट्यूब होनी चाहिए सही तरीके से जिससे कि हम उस पर सेम लेंथ का मटेरियल निकाल सकें, जिससे कि क्रॉस लिंकिंग में कोई दिक्कत ना हो। सिंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल इन द ट्यूब इज़ बैलेंस्ड विद दैट ऑफ द एक्सीलरेटर, द मैच्ड ट्यूब सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर शुड ऑलवेज बी यूज। हमें सही से निकालना चाहिए मटेरियल को और सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। द रिएक्शन स्टार्ट्स एट द बिगनिंग ऑफ द मिक्सिंग। जो रिएक्शन शुरू होती है क्रॉस लिंकिंग वो कब स्टार्ट हो जाती है? स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मिक्सिंग एंड रीचेज इट्स मिक्सिंग मैक्सिमम रेट सून आफ्टर एस्पैचुलेशन इज़ कम्प्लीटेड। जब हम मिक्सिंग शुरू करते हैं और मिक्सिंग कंप्लीट करते हैं तब इनकी रिएक्शन शुरू हो जाती है और कंप्लीट करने पे इनकी रिएक्शन मैक्सिमम पे होती है। एट दिस स्टेज अ रेजिलियंट नेटवर्क स्टार्ट्स टू फॉर्म। एक रेजिलियंट नेटवर्क यानी कि थोड़ा सा इलास्टिक मटेरियल होना शुरू हो जाता है और सेट की तरफ जाने लगता है। ड्यूरिंग द फाइनल सेट अ मटेरियल इज़ एडिक्वेट elasticity and strength is formed that can be removed past undercuts quite rapidly. Moisture and temperature have a significant effect on the course of the reaction. In particular hot and humid conditions will accelerate in setting of the polysulfide। humid और ज़्यादा हीट टेम्परेचर से बचाना चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है। द रिएक्शन यील्ड्स वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट आ जाता है। तो जब हम इम्प्रेशन लेने के बाद रखते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि रिएक्शन जब पूरा मटेरियल सेट हो जाता है तब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तभी बाई प्रोडक्ट बनता है। तो इम्प्रेशन पे एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर रह जाता है, दिखता है कि नहीं ये पता नहीं। द रिएक्शन यील्ड्स वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। लॉस ऑफ इट्स स्मॉल मॉलिक्यूल, अच्छा बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स में ही रहता है। लॉस ऑफ दिस स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेट मटेरियल हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्रेशन। तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेंज कर देता है। इम्प्रेशन पे आने के बाद जब पानी आता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। होप इट्स क्लियर।